नमस्कार साथियों, मैं रजनी चारण अपने चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। साथियों, आज की जो हमारी मेहमान है, इन्हें मिलकर अभी एक छोटी सी पंक्ति याद आई है कि सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। कहने का अर्थ ये है कि आज की स्त्री को इतना आश्रित होने की ज़रूरत नहीं है। समझदारी और ईमानदारी से साहस के साथ आगे बढ़ना चाहिए। आज की जो हमारी मेहमान है वह भी कुछ ऐसी ही शख्सियत है। आप एक निडर ईमानदार महिला है। आपने अपनी जीवन यात्रा में संकटों और हादसों का डटकर मुकाबला किया है। आप एक साहसी, एक ईमानदार और आपकी सकारात्मक सोच हमें प्रेरणा देती है। आज आप समाज सेविका हैं, आप एनजीओ से जुड़ी हुई हैं, आप एक अध्यापिका हैं। तो स्वागत करते हैं अध्यापिका ज्योति मैम, आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार रजनी जी। नमस्कार रजनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें इस काबिल समझा कि अपने पॉडकास्ट पे आप हमें जगह दे रहे हैं और हमसे कुछ जानना चाहते हैं, दुनिया को कुछ बताना चाहते हैं। तो आपका पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप एक बहुत अच्छा एम लेके आपने पॉडकास्ट ही बनाना शुरू किया। जी, क्या जानना चाहेंगे मुझसे मेरे बारे में? आपके बारे में सबसे बड़ी बात तो हमारे लिए गर्व की बात है कि आप एक बहुत बहादुर, शक्तिशाली महिला, ईमानदार, अपना कमाना अपना खाना बहुत बड़ी बात होती है एक महिला को। हम बहुत सारी महिलाएं इस चीज़ से प्रेरणा लेगी कि आप एक शक्तिशाली बहादुर महिला है इस युग में। देखिए, शायद कुछ रचेता नहीं, कुछ हमारे साथ ऐसा रख रखा है कि उसने आपका दे रखा है कि आपको इतनी मेहनत करोगे तो आपको इतना फल दूंगा मैं। तो मुझे शायद शुरू से ही ऐसा लगा कि भगवान चाहते हैं कि मैं शायद अपनी फैमिली की, जब से दूसरे घर में आई, अपनी फैमिली की जिम्मेदारी लूँ, अच्छे से उसको संभालूँ और कहीं ना कहीं मेरे साथ जो लोग चल रहे हैं उनको साथ में नर्चर करूँ। अब अगर हम बात करते हैं हमारा बचपन, जी, जहाँ से हम बहुत अच्छी यादें लेके चलते हैं। जी, भाई बहनें, 2 भाई हैं और मैं एक अकेली बहन रही। और हम एक भरे पूरे परिवार में, हमारी अपनी फैमिली तो हम छोटे ही थे, लेकिन हमारे आसपास जो वो घर थे वो 4 फैमिलीज हम एक साथ रहते थे। तो जहाँ बहुत सारे मैं कहूँगी मुझे बॉयज़ का साथ ज़्यादा मिला, सारे कजन्स या आप कह लीजिए नेबर्स के बच्चे, वो हम लोग साथ साथ रहे। और इसी दौरान मैं देखा कि मेरे फादर मदर की लाइफ में भी थोड़ा सा स्ट्रगल रहा, क्योंकि फादर बहुत एजुकेटेड नहीं थे, 10th भी शायद पूरा नहीं कर पाए थे क्योंकि उनकी मदर नहीं थी। और तो इसलिए मेरी मदर को भी वो काफ़ी स्ट्रगल फेस करना पड़ा। लेकिन हमारा बचपन उन्होंने जितना हो सकता था उन्होंने कोशिश की कि हमें एहसास ना हो कि हम कोई कमी ले रहे हैं। जी, जी। तो उस टाइम पे हमें लगा कि हाँ, बच्चों की लाइफ ऐसी होती होगी, तो उन्होंने हमें काफ़ी कुछ दिया और सक्षम बनाया। बट वो कुछ याददाश्त ऐसी भी होती है कि जब ऐसा भी टाइम था कि मैं बीमार पड़ी थी 1 महीने से टाइफॉइड में, और मेरे पेरेंट्स के पास पैसा नहीं था कि वो ढंग से इलाज करा पाते। तो ऐसी सिचुएशंस उनकी लाइफ में भी उन्होंने देखा, शायद इसीलिए वो भी इतना स्ट्रांग बने और उन्होंने आगे हमें प्रेरणा दी कि हम कहीं ना कहीं आगे बहुत अच्छा अपना रास्ता चुनें और जो भी ज़िंदगी में मुश्किलें आए उसका डट के मुकाबला करें। तो तब फिर कोई ना कोई, लेकिन कहते हैं जहाँ बचाने वाला बैठा है वो कुछ नहीं हो सकता, तो कोई ना कोई सपोर्ट के लिए आगे आया। फादर के फ्रेंड्स रहे या एक ताऊ जी का बेटा रहा, तो उन्होंने आगे आके सपोर्ट किया थोड़ा बहुत फैमिली को, तो हमारी एक लाइफ बेटर चल पाई। और शुरुआती दिन अच्छे निकल गए, स्कूल में पढ़ाई में अच्छे रहे। बिल्कुल ब्रिलियंट नहीं कहूँगी कि 90s पहले तो आते नहीं थे, जैसे आपको पता होगा हमारे 60% भी बहुत वैल्यू करते थे उस टाइम पे। तो तब हमने अच्छा खासा अपनी रैंकिंग बना के रखी और पढ़ाई अच्छे से करते हुए सारी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना, मे बी चाहे वो पीटी हो, चाहे डांस हो, चाहे ड्रामा हो, चाहे आपकी कोई पोस्ट हो, या कहीं कुछ नया सीखने को मिला, वो कुछ छोड़ा नहीं और सीखते हुए आगे बढ़े उसको। और भाग्य ने भी साथ दिया साथ में कहीं ना कहीं कि कुछ ना कुछ और नई अपॉर्चुनिटीज़ हमें देता चला गया।
तो हम आगे सीखते चले गए, जानते चले गए और लाइफ को अच्छे से जीने की कोशिश की। आगे की अगर हम बात करते हैं तो तब तक शायद भगवान को थोड़ी दया आ गई थी पेरेंट्स के ऊपर, तो उन्होंने फादर को एक अच्छा और जॉब दे दिया, तो जिससे वो हमारे भाई बहनों की एजुकेशन पूरी करा सके। मैंने अच्छे कॉलेज से फिर बीएससी, एमएससी और फिर बीएड किया और उसके बाद फिर तब मैंने अपना पहला 6 मंथ्स का ट्रेनिंग मैंने किया था। वो एक रिसेप्शनिस्ट का जॉब था, ट्रेनिंग पीरियड था। वो एक 5 स्टार होटल की अगर मैं बात करूं, क्लार्क शिराज करके है आगरा में, तो वहाँ हमने उसको किया। और फिर उसके बाद मेरा बीएड में एडमिशन हुआ और बीएड करते करते कब टीचिंग प्रोफेशन में घुस गए पता ही नहीं चला। और तब से आज तक लेकर टीचिंग की जो जर्नी हमारी स्टार्ट हुई है 1992 से और आज तक अनवरत वो चल रही है। और इस जर्नी में बहुत कुछ हमने सीखा, बहुतों को सिखाया और आगे भी कोशिश करते हैं कि हम जो अच्छा हमारे पास है, जो हमने अपनी लाइफ में अर्न किया है, उसको हम आगे से आगे पास ऑन कर सकें। जी जी जी। उसके बाद कहेंगे कि विधाता ने हमारे पड़ोस में ही हमारे पतिदेव को बिठा रखा था, जो हमारी दोस्ती हुई। और उस टाइम पता नहीं था क्या शादी के मायने होते हैं, क्या नहीं होते, बट भगवान ने फिर भी एक अच्छा पार्टनर दिया था जिसको हमने अच्छे से जिया भी। लेकिन वो ये टाइम के साथ साथ बहुत चीज़ें बदल जाती हैं। शुरुआती लाइफ में काफ़ी शादी के बाद स्ट्रगल फेस करना पड़ा क्योंकि हस्बैंड का जॉब बहुत अच्छा नहीं था और तब मेरी भी जॉब उतना अच्छा नहीं सिक्योर कहेंगे कि हम एक 5 मेंबर्स की फैमिली जिसमें मेरे 2 बच्चे, मेरी सासू जी, ससुर जी की डेथ हो गई थी जल्दी और सासू जी और हम लोग साथ में रहे। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ समय ऐसा भी आया जब हस्बैंड का जॉब नहीं था, लगभग 1.5-2 साल के लिए एक बार नहीं था, फिर 2 साल का एक ब्रेक आया, तो वो कहीं ना कहीं आपको हिला जाता है और उस टाइम पे आपको लगता है कि आप क्या ना कर लो कि आप अपने बच्चों के लिए सारी सुविधाएं जुटा पाओ। तो तब जो भी मौका मिला, मे बी कुछ स्क्रिप्ट राइटिंग था या कुछ किसी की फाइल्स बनाना था या कंपेयरिंग करना था, वो सारी जो भी अपॉर्चुनिटी भगवान ने दी। अब बच्चों का पेट शायद भगवान को भी भरवाना आता है कि कैसे करना है माँ बाप को, तो वो सब किया और कोशिश करके अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाया और आज वो अच्छी जगह पे हैं, बिटिया अच्छी जगह पे है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। कहीं ना कहीं बात करते हैं हम आगे अपनी लाइफ में और आगे बढ़े तो लाइफ को जीते, झटके मारते, इधर उधर धक्के गिरते पड़ते, कहीं ना कहीं हम आगे बढ़े उस यात्रा में और फिर एक अच्छा स्टेबल जॉब मिला यहाँ जयपुर में आके और एक अच्छे विद्यालय में ज्वाइन किया। बाकी तो ठीक है, चलती रही नौकरी। 2003 में आके मैं कहूँगी कि जॉब थोड़ा सा अच्छा हुआ। 92 की मैरिज हुई 2003 में, यानी 10-11 साल जो है वो काफ़ी स्ट्रगल में निकले, चाहे वो फाइनेंशियल कह लीजिए। और जब पैसा नहीं होता तो प्यार भी पता नहीं किस रास्ते से गायब हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलता। तो वो प्यार भरी जो बातें थी, मुलाकातें थी, वो सब हवा हो गई और कहीं ना कहीं लाइफ के स्ट्रगल शुरू हो गए। आर्थिक समस्याएं कहीं ना कहीं, क्योंकि 5 लोगों की जिम्मेदारी वहन करना भी थोड़ा सा आता है। बच्चे पढ़ने वाले हैं, कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं है ज़्यादा और पीछे बैक सपोर्ट नहीं है, पेरेंटल हाउस नहीं था, तो वो सब चीज़ों ने कहीं ना कहीं थोड़ा सा इफेक्ट डाला। बट ठीक है, वो भी टाइम हमने अच्छा निकाला, खुश रहते थे तब भी मुस्कुराते रहते थे और जितना हो सका लाइफ को जीने की कोशिश भी की। तब हस्बैंड भी जितना हो सकता था उनका पार्ट का वो भी पूरा करते थे। लेकिन ठीक है, किस्मत, हर एक की किस्मत में बॉर्न विद द सिल्वर स्पून नहीं होता, हर एक को चांदी की चम्मच में खाने को नहीं मिलता। तो हमने अपना चांदी का चम्मच खुद धीरे धीरे जुटाया। आपका आइडल कौन रहा? मेरे आइडल में मेरे 1-2 लोग हैं जिनको मैं कहूँगी। एक तो मेरे दादाजी। वाह। हालांकि जो कहते हैं कि उन्होंने बचपन में मेरे पेरेंट्स, जब मैं छोटी थी, मेरे पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट नहीं किया, बट शायद अच्छा किया नहीं किया, उससे उन्होंने उनको इंडिपेंडेंट बनाया। शायद अगर उन्हें सपोर्ट कर देते फाइनेंशियली तो मेरे पेरेंट्स भी शायद उतना स्ट्रगल नहीं करते जो उन्होंने किया। तो कहीं ना कहीं उनकी जो स्ट्रैटेजी रही कि हाँ, मुझे अपने बच्चों को स्ट्रांग बनाना है ताकि मेरे जाने के बाद भी आगे सरवाइव कर पाए, तो उन्होंने एक तो वो चीज़ अपने बच्चों में डाली। और दूसरा, मुझे याद है कि बहुत वो हमें कहानियां भी सुनाते थे और समवेयर शेरो शायरी उनका बहुत बड़ा पैशन था।
जिस ग्रुप में जाते थे वहाँ पे वो उसी में रच बस जाते थे। उनका चेहरे पे इतना निखार मुझे आज भी याद है, उनकी बिल्कुल भक वाइट स्किन और उनकी गुलाबी से गाल। अपना सुबह का उनका अपना खसखस बादाम का नाश्ता तैयार करना और वो हमें भी खिलाना, थोड़ा सा खुद भी खाना, और फिर उसके बाद अपने पार्क पे चले जाना, वहाँ शेरो शायरी करना। तो वो उनका जो जज्बा था जीने का, वो शायद मुझे मिला एक जेनेटिक्स में। एक लाइन शायद मैं आपको सुना पाऊँ उसकी, आग शमा ने रखी है सर पे कसम खाने को, आग शमा ने रखी है सर पे कसम खाने को, बा खुदा मैंने जलाया नहीं परवाने को। तो इस टाइप की शायरी वो करते थे। उसमें उर्दू वर्ड्स भी होते थे, हिंदी भी होते थे, तो वो सारी चीज़ें। और कहीं ना कहीं वो शायद शायरी का थोड़ा सा मुझ में भी मैं रखती हूँ शौक, और हल्की फुल्की कभी कभी बीच में छोटी छोटी पोइट्रीज लिख देती हूँ। तो कभी आपके साथ शेयर करूँगी जो मैं लिखूँगी, तो आप उसको अगर जिस भी फॉर्म में चाहें तो उसको कीजिएगा। जी जी जी। तो एक तो मेरे आइडल रहे मेरे दादाजी, दूसरा मुझे जो इंस्पायर करने में रही मेरी मदर ने बहुत टफ टाइम देखा, क्योंकि फादर की एजुकेशन नहीं थी, पीछे बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं था। तो अपने दम पे, चाहे उन्होंने वर्क नहीं किया, जॉब नहीं किया उन्होंने कभी भी, लेकिन हम बच्चों को इतने कंट्रोल में रखा कि मतलब उन्हें मालूम था कि अगर मैंने इनको ढीला छोड़ा तो मेरे बच्चे बिगड़ेंगे ही बिगड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं उन्होंने उनको इतने इस समझ से पाला कि आज भी हम उनके सामने बहुत रिस्पेक्ट से और सब अदब से बात करते हैं कि आपकी वजह से आज हम यहाँ पे हैं। तो ये दो लोग मेरी लाइफ में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दादाजी तो खैर बहुत साल पहले चले गए, बट मदर अभी भी हैं। मैं आज भी उनको एडमायर करती हूँ, दो उनके व्यूज़ अब थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं मेरे से, क्योंकि अब मैं थोड़ा सा एक अलग प्रोग्रेस में चली गई, बट फिर भी आज भी उनके जो मायने हैं उसको हम बहुत अच्छे से वैल्यू करते हैं। वो है। और नाना नानी का प्यार भी देखा? हाँ बिल्कुल देखा, नाना नानी का प्यार काफ़ी टाइम तक देखा। मुझे याद है नाना जी की डेथ तो पहले हो गई थी, लेकिन नानी और कुछ और का साल रही। तो नानी का तो मुझे ये याद है कि उनके घर में ऐसा होता था जैसे ऐसा आपको लगेगा ही नहीं कि कोई छोटा सा घर है। छोटे से घर में होते हुए भी वहाँ हर समय इतने लोग होते थे कि और हर एक के लिए जैसे कहते हैं ना लंगर चालू रहता है। कोई जो भी आया है वो बिना खाए नहीं जाएगा वो, और बिना खाए मतलब मान के चल लीजिए कि वो खाना भी खिला के भेजती थी, चाहे कोई कहीं दूर से आया है चाहे पास से आया है, कुछ ना कुछ वो आया है। और यही आदत मैंने शायद अपनी माँ में भी देखी। आज भी उनके यहाँ कोई गैस लगाने वाला आए या कोई उनको कोई सामान देने वाला है या प्रेस वाला आए, तो वो उसके साथ पानी के साथ उसे बिस्किट या कोई फ्रूट या जो भी उसको हो, तो आज वो ऑफर करती हैं। और वही मैंने आज कोशिश की अपनी लाइफ में कि मैं भी जो भी आए उससे थैंक यू कहना, छोटी सी बात है लेकिन एक को थैंक यू कहना, उससे पानी पूछ लेना। तो वही, क्योंकि अब मैं अकेली रहती हूँ तो अंदर बैठा के तो नहीं वो कर सकती, लेकिन आज जो भी मेरे लिए पॉसिबल होता है मैं उसको पूछने की कोशिश ज़रूर करती हूँ और ऑफर भी करती हूँ उसको। तो ये लाइफ में शायद अच्छी चीज़ें हमारी आगे चलती रहती हैं और कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी भी देती हैं। भरोसा किसने तोड़ा? भरोसा टूटता है भरोसा, टूटता है भरोसा मैम वही तोड़ता है जिससे आप बहुत ज़्यादा उम्मीद करते हो। कोई अनजान आपका भरोसा नहीं तोड़ता। आप जिसके ऊपर बहुत फेथ रखते हो कि हमारी लाइफ में हमें सपोर्ट करेगा, हमारे साथ चलेगा, और जब वो नहीं चलता तो आपका भरोसा टूटता है। तो इस मामले में मैं थोड़ा सा अनलकी अपने को कह सकती हूँ कि मैंने हस्बैंड से जो एक्सपेक्ट किया था वो उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना हो या एम्बिशंस को आगे बढ़ के अपने में एम्ब्रेस करना हो या आगे उसमें अपने बच्चों की केयर करना हो, वो उन्होंने नहीं किया। जो मुझे इसीलिए शायद मेरी लाइफ का स्ट्रगल बढ़ गया था। मुझे स्कूल के साथ साथ ट्यूशन पढ़ाना और बाहर से सामान लाना करना, बच्चों की केयर करना, ये कह लीजिए कि सारी होल सोच जिम्मेदारी मेरे को खुद निभानी पड़ी। हालांकि मुझे उसमें कोई रिग्रेट नहीं है, मुझे कोई वो नहीं है कि मैंने ऐसा क्यों किया, बट अगर वो करते साथ में तो हमारी लाइफ बेटर हो सकती थी, हमारे बच्चे भी शायद हो सकता और आगे प्रोग्रेस कर लेते। तो एक भरोसा तोड़ने में मैं कहूँगी कि उन्होंने मे बी अब उनके स्टार्स रहे या उन्होंने एफर्ट्स नहीं किए, कि ये भी हम मान सकते हैं कि डेस्टिनी कहीं ना कहीं रहती है, जो इंसान नहीं अपना रोल प्ले कर पाता, जिम्मेदारी नहीं ले पाता। तो उन्होंने इस मामले में थोड़ा सा मुझे डिसअपॉइंट किया, और भरोसा नहीं तो कहूँगी लेकिन हाँ डिसअपॉइंट किया। अगर वो चाहते तो थोड़ा बहुत और कुछ करके बेटर कर सकते थे हमारी लाइफ को, क्योंकि
मैंने अपनी पूरी कोशिश की, पूरी जान लगाई कि मैं अपने बच्चों के लिए और फैमिली के लिए। मेरी मदर इन लॉ लास्ट, आप बिलीव नहीं करेंगे, शुरू में तो मेरी मदर इन लॉ मेरा फेवर नहीं करती थी इतना, लेकिन धीरे 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 उन्होंने जैसे जैसे देखा, उसके बाद उन्हें मेरी बात की वैल्यू ज़्यादा लगने लगी थी और मेरे हस्बैंड की बात की वैल्यू कम लगने लगी थी। क्योंकि शायद एक विश्वास डेवलप कर लिया मैंने इसमें कि हाँ, मैं जो डिसीजन ले रही हूँ वो सही ले रही हूँ, वो फैमिली के हित के लिए ले रही हूँ। तो काफ़ी कुछ मुझसे पूछ के करती थी। एक समय वो भी आया था, बट उसको आने में टाइम लगा कहीं ना कहीं वो टाइम ज़्यादा ले गया, बट ठीक है, हम खुश हैं उस चीज़ से, जो भी अच्छा हुआ। तो भरोसा कायम किसने रखा? दोस्तों ने, बच्चों ने, या फिर माता पिता? मेरी बेटी। संसार में मेरी बेटी सबसे पहले। मेरी बिटिया ने, चाहे कैसी भी सिचुएशंस रहीं, आपको शायद मैंने अभी नहीं बताया, मेरे एक बिटिया, एक बेटा था जिसको मैंने 2015 में खो दिया। एक एक्सीडेंट हुआ उसका और भगवान ने उसे हमसे छीन लिया। बट वो टाइम मेरी बिटिया ने बहुत सपोर्ट किया मुझे। कहीं ना कहीं वो टाइम ऐसा भी था जब एक मेंबर चला गया हमारी फैमिली से, और बिटिया ने आगे बढ़ के मतलब सारी जिम्मेदारी मेरे साथ संभालना। मैं उस टाइम शायद अपने आप में नहीं थी, लेकिन बिटिया ने काफ़ी संभाला उस चीज़ को। और बहुत आज भी मैं कहूँगी कि जब मेरे पास और पास में कोई नहीं दिखता तो मुझे मेरी बेटी सबसे पहले खड़ी दिखाई देती है। चाहे वो बहुत दूर रह रही है मेरे से, इस टाइम पे अभी कनाडा रह रही है वो, लेकिन मतलब सबसे पहले आज भी मुझे कोई बात होती है तो मैं सबसे पहले उससे शेयर करना प्रेफर करती हूँ। चाहे मुझे दिन भर इंतज़ार करना पड़ता है, वहाँ दिन और टाइमिंग का फ़र्क है, तो बट वो आज भी मेरे साथ डट के खड़ी है कि कोई भी सिचुएशन आए, मम्मी आपको परेशान नहीं होना, आपको कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, जब भी आपकी कोई बात हो तो आप मुझे। तो मतलब रास्ते के जो छाले थे ना, जो चलने में पड़ते हैं, उसमें कहीं ना कहीं उसने मरहम लगाने का बहुत बड़ा काम किया बिटिया ने। माँ का थोड़ा सा कम रहा रोल मेरी लाइफ में, क्योंकि उनके व्यूज़ और उनका सोचना थोड़ा सा अलग था। बट हाँ, फ्रेंड सर्कल जो मैंने अपनी जर्नी के टाइम में अर्न किया, अपने चाहे स्कूल से रिलेटेड हों, चाहे सोसाइटी से रिलेटेड हों, या एक जनरल किटी फ्रेंड्स भी बन जाती हैं, तो उन्होंने काफ़ी हद तक मुझे सपोर्ट किया, बहुत कुछ। मतलब आज भी अगर मुझे रात बेरात कोई परेशानी हो यहाँ रहते हुए, तो एक फ़ोन करने की देर है कि 4 लोग आपके पास खड़े होंगे। तो ऐसा फ्रेंड सर्कल बहुत मुश्किल से मिलता है, बट आई एम थैंकफुल इन दैट वे कि भगवान अगर कोई 1-2 रास्ते बंद करता है तो 4 रास्ते खोलता भी है। तो वो फ्रेंड सर्कल आज भी मेरे साथ है, और उनको बहुत बहुत ब्लेसिंग्स है मेरी तरफ से कि उन्होंने मेरा इतना साथ दिया और बहुत कुछ संभाला। मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे कि मैंने अपना फ्लैट बेच के, जब हमने पहले लिया था 2003 में फ्लैट लिया था, और 2020 में उसको 22 में उसको सेल किया, और फिर उसके बाद ये नया फ्लैट लेना जहाँ पे आज आप बैठे हैं मेरे साथ, इसको लेना, इसको बनवाना, सारा मैनेज करना, तो वो उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। और 1-2 फीमेल फ्रेंड्स इतनी अच्छी रहीं कि उन्होंने आगे से आगे बढ़ के, मतलब बहुत ज़्यादा उन्होंने, जब भी कुछ परेशानी हो, मैम ये कर दें, मैम वो कर दें, तो बहुत अच्छे से रहा। तो लोग बाग सपोर्ट करने वाले होते हैं, मैंने देखा है। जैसे आप भी हैं, आप साथ में हमारे कहीं ना कहीं कांटेक्ट में हैं, तो आपसे भी एक अच्छी पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं कि लगता है कि हाँ, कभी कुछ आसपास में कहीं कुछ शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं आपसे। आप एनजीओ और समाज सेवा से भी जुड़ी हुई हैं? जी, एनजीओ से जुड़ने का मौका, मेरी एक फ्रेंड है डॉक्टर शालू पावा, डेंटिस्ट हैं वो, तो हम लोग आपस में पहले मिलके थोड़ा थोड़ा करते रहते थे। जैसे एक पीछे एरिया में है, वहाँ पे कचरा डिपो के पास बच्चे रहते थे, उनकी लाइफ देख के बहुत बुरा लगता था उनको भी और मुझे भी, तो हमने एक तरीके से उनको अडॉप्ट कर लिया उन बच्चों को। और पहले एनजीओ से पहले भी हम उनको सपोर्ट करते थे, जैसे थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन कहीं से लेके, कभी किसी ने अपने बर्थडे पे उनको खाना पीना दे दिया, स्टेशनरी दे दी, बैग्स दे दिए, स्कूल की फीस भर दी, तो वो लेकिन बहुत अनऑर्गेनाइज था। वो जाते हैं बच्चे स्कूल? बिल्कुल जाते हैं, कईयों का एडमिशन हम लोगों ने बाद में कराया। अच्छा। और उसके बाद फिर हमने इसको कहा कि जब हम इस मिशन को कर ही रहे हैं
तो इसको क्यों ना एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म दे दी जाए। तो हमने एक एनजीओ का वो स्ट्रक्चर खड़ा किया, अपने साथ 4-5 मेंबर्स को और लिया। तो अब हम बेसिकली उनमें यही करते हैं कि जो गर्ल्स एजुकेशन को ज़्यादा प्रमोट करते हैं, और बॉयज़ का भी ऐसा नहीं कि नहीं करते, लेकिन गर्ल्स को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो एक बेसिक एजुकेशन 12th तक की मान लीजिए, और उसके बाद स्किल एजुकेशन। स्किल में आप चाहे उनको सिलाई, जिसको सीखनी हो सिलाई सिखवाया, ब्यूटिशियन का कोर्स है, ड्राइविंग है, या और भी जो जिसको जिस टाइप की चीज़ सीखनी है, तो उसको वो सिखवाने में हम उसको फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, जिसके लिए हम डायरेक्ट उनको, बहुत बढ़िया, जहाँ भी वो जा रहे होते हैं डायरेक्टली उनको चेक बना के, अपने ऑर्गेनाइजेशन का हमारा अकाउंट भी है, हमने एक ऑफिशियल रजिस्टर्ड वो कर रखा है उसको, तो हम उस तरीके से उनको सपोर्ट कर पाते हैं। तो जिससे आप बिलीव नहीं करेंगे, अभी एक बच्चा इंजीनियरिंग कर रहा है और एक बच्ची ने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है। तो इतने टाइम से हम उन लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, बीच बीच में जहाँ भी उनकी नीड्स होती है, मे बी मेडिकल रिलेटेड है या कुछ और है, तो जो भी पॉसिबल होता है। और ऐसा उसमें सपोर्ट करने वाले कई फ्रेंड सर्कल भी हैं जो डायरेक्टली उसमें कंट्रीब्यूट भी करते हैं, और कहीं ना कहीं बच्चों की फीस डायरेक्ट पे भी करते हैं। तो वो एक अच्छा लगता है, पीसफुल इफेक्ट देता है कि हम कुछ कर पा रहे हैं सोसाइटी के लिए। ये तो बहुत बहुत अच्छी बात है। बच्चे देख के खुश भी बहुत होते हैं, उनको जब जाओ तब इतने प्यार से मिलते हैं। अब उनको पहले हमने एटिकेट्स भी सिखाए, मैनरिज्म सिखाया, बात कैसे करनी है, कुछ अच्छे सॉन्ग्स सिखाए जैसे नेशनल एंथम वाले होते हैं, या कुछ देशभक्ति गीत हैं, या कुछ थैंक यू सॉरी कहना सिखाया। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें उनमें इनकलकेट की, क्योंकि कहाँ वो बिल्कुल कुछ नहीं आता उनको। तो अब बाकायदा अब हम कुछ देने जाते हैं तो लाइन बना के खड़े होते हैं, फिर हम उनके साथ थोड़ी सी फोटोग्राफ्स खिंचवाते हैं, खुश होते हैं उस हिसाब से। तो ये सब चीज़ें अच्छा लगता है, सुकून देती है जी चीज़ें। कहीं ना कहीं उनके पेरेंट्स को भी एक होता है कि जो लाइफ हम जी रहे हैं, बिल्कुल बच्चे तो नो डाउट। और जहाँ भी हम वो करते हैं उसमें पेरेंट्स का पूरा उनके सपोर्ट लेके करते हैं। मैक्सिमम के पेरेंट्स हैं वो थोड़ा बहुत काम भी करते हैं, कोई रिक्शा चलाता है, कोई कुछ करता है, तो हैं उनके पेरेंट्स, लेकिन उतनी अर्निंग नहीं हो पाती कि वो अपने बच्चे को पढ़ा पाएं। उसके लिए नो डाउट हम सोसाइटी मेंबर्स की जरूरत पड़ती है उन लोगों को। वो नहीं, वो तो पता ही है जी, खुद ही ऐसी लाइफ क्यों जीते जी। आपने विदेश यात्रा की? जी बिल्कुल की। मेरी पहली विदेश यात्रा हुई 2013 में। वाह। क्योंकि मन में कसक भरी हुई थी। कसक इसलिए थी कि मैं अपनी शादी के 92 से लेकर 2012 तक घूमने के नाम पे हम कहीं नहीं जा पाए थे। मे बी चाहे कह लीजिए हस्बैंड का शौक नहीं रहा, या फाइनेंसेस रहे, या कुछ और रहा, तो हम घूमने नहीं जा पाते थे। तो वो कहीं ना कहीं हमें डिस्टर्ब करता था। तो मैंने फिर एक ही बार प्रोग्राम बनाया। मेरी एक फ्रेंड थी कहूँगी, क्योंकि अब वो नहीं है हमारे साथ, तो रेनू भाटी करके उनका नाम है, तो वो अब नहीं है हमारे साथ। तो उन्होंने मुझे साथ दिया, तो हम प्रोग्राम बना के हमने पहली अपनी हवाई यात्रा की और हम घूम के आए यूरोप और लंदन। वो हमारा 13 दिन का ट्रिप था, 12-13 दिन का, और जिसमें हमने बहुत सारे फ्रेंड सर्कल बनाए, और मतलब एक ग्रुप सा बन गया था। एक बस थी जिसमें अराउंड 48 लोग थे। उसमें बड़ी फैमिलीज भी ज्वाइन थी, और पेयर करके भी थे, सोलो ट्रैवलर्स भी थे, तो हर तरीके का था उसमें। और वहाँ पे हमारा इंटरेक्शन काफ़ी लोगों से हुआ, और आज भी कहीं ना कहीं कुछ लोगों से कम्युनिकेशन आज भी है। उनसे दिवाली पे विश करना, लोहड़ी पे विश करना, पंजाबी लोग जो हैं, तो वो कहीं ना कहीं आज भी चलता है। और वो भी शायद इसलिए हो पाया कि मेरी शायद बोलने की ज़्यादा आदत है, मैं जैसे आपको बोलने का मौका नहीं दे रही ज़्यादा। तो कहीं ना कहीं आप बोलिए, मुझे तो हम लोगों को आपको सुनना है। अच्छा। मुझे वो याद है जब पहला दिन था, तो हमारा टूर गाइड साहब ना, उन्होंने कहा चलिए आप सबका इंट्रोडक्शन एक दूसरे से कराते हैं। तो उन्होंने, मैं शायद आगे आगे बैठी थी, मैं और मेरी फ्रेंड, हमसे पूछा, तो मुझे लगा कुछ कमी है, कुछ खट्टा मीठा कम है इसमें। अच्छा। तो मैंने कहा अच्छा आप बैठिए, आदित्य नाम था उनका, मैंने कहा आदित्य जी आप बैठिए, मैं लेती हूँ बाकियों से। तो फिर मैंने थोड़े से और चटपटे क्वेश्चन उसमें ऐड किए, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा फन एलिमेंट डाला उसमें। तो उससे एक इंटरेक्शन हुआ हमारा पहला सबसे, तो उससे एक दोस्ती इतनी बड़ी कि सब बहुत कंफर्टेबल और उस मोड में आ गए कि हाँ जी अब हमारी ये यात्रा बहुत अच्छे से निकली। और वो वाकई बहुत अच्छी सी यात्रा निकली। हमने बहुत अच्छी मेमोरीज कलेक्ट की, खाया पिया भी अच्छा, और फ्रेंड सर्कल भी अच्छा बनाया। तो वो पहला यूरोप ट्रिप था। फिर उसके बाद सेकेंड ट्रिप में तो मैं गई अपनी बिटिया के पास।
वो उसकी शादी के बाद 2023 में मैंने बिटिया की शादी की, और वो शादी टचवुड काफ़ी अच्छी रही। उसके इन-लॉज ने काफ़ी सपोर्ट किया। हमने उसकी वेडिंग की थी बाली में, डेस्टिनेशन वेडिंग की थी, और यहाँ पे जयपुर में हमने एक रिसेप्शन होस्ट किया था। तो उसकी वेडिंग के साथ साथ मैंने जो एक लॉस किया था अपनी लाइफ में, एक नए मेंबर का हमारे साथ जुड़ना हुआ। मेरा क्यूट सा दामाद, जो हमेशा, धनंजय नाम है उसका, जो हमेशा मुस्कुराता रहता है, और मतलब उसके चेहरे से आप हंसी गायब नहीं देखोगे, हमेशा मुस्कुराता रहता है और अच्छे से हर चीज़ की तारीफ करता है कि ये अच्छा है, थैंक यू मम्मी, ये वो, मतलब बहुत अच्छा चर्पी नेचर है, बातें करेगा, सब कुछ अपनी स्टोरी सुनाएगा, तो वो लगता ही नहीं कि अभी जैसे अभी हमारी लाइफ में घुसा है वो। तो मेरी बिटिया की लाइफ में, उसकी लाइफ में उसके आने से कहीं ना कहीं हमारे घर में जो एक कमी थी, खुशी आ गई। वो खुशी आई। वो उसने हमारे घर की एक बहुत बड़ी कमी को पूरा किया, जो शायद मुझे इतना एक्सपेक्टेड नहीं था कि कोई इतना भी कर सकता है, लेकिन उसने बहुत कुछ किया। और आई एम थैंकफुल टू गॉड, एंड थैंक यू धनंजय, wherever you are living there, so thank you so much to come in our life, in our daughter's life and my life. बहुत अच्छा लगा उसके आने से एक रौनक आ गई। वैसे तो ये आपने हादसे की घड़ी बताई, तो मुझे लगता है आपके जीवन की संकट की घड़ी सबसे बड़ी यही होगी, लेकिन ऐसी कोई पल बहुत खुशी वाला जिसको आप कभी भूल नहीं सकते, सबसे बड़ा अच्छा खुशी के पल? यूं तो देखिए, मैं देखूं तो बहुत सारे छोटे छोटे आए। जैसे सबसे पहला पल वो था जो मैं अब रिकॉल कर पा रही हूँ, जो मैंने अपनी नन्ही सी बिटिया को अपनी गोद में लिया था। पहली खुशी शायद वही मुझे याद आ रही है। हालांकि शादी से भी उतनी खुशी नहीं होती जितनी उसको अपनी जान को अपने हाथ में लेके होती है। तो वो नन्ही सी परी मेरे हाथ में जब आई, तो उसकी छोटी छोटी सी प्यारी सी उंगलियां हाथों को देख के, वो एक मोमेंट आज भी इतना अच्छा फील देता है कि जब वो इमेजिन करती हूँ तो आज भी लगता है कि वो छोटी सी गुड़िया मेरे पास है। और फिर उसके बाद छोटे छोटे जो ओकेजन्स आए, मे बी लाइफ में कोई आपने सर्टिफिकेट स्कोर्स किए, उसमें अच्छा अचीवमेंट लिया, एक एज अ रिसोर्स पर्सन मैं बनी CBSE का, तो जब वो सेशंस लेके आई तो वो एक सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस वाली फीलिंग देता है। फिर जैसे मैंने एक काउंसलिंग का भी कोर्स किया, तो जब हम किसी भी बच्चे को काउंसिल करते हैं और उसमें चेंजेस देखते हैं, वो भी हैप्पी मोमेंट्स देता है हमें। और उसके बाद अभी थोड़ा थोड़ा जैसे मैंने न्यूमरोलॉजी का कोर्स भी किया, उस न्यूमरोलॉजी को करके जब मैं कुछ डिस्कस करती हूँ, किसी को बताती हूँ, तो वो कहता है हाँ मैम आप बिल्कुल सही कह रहे हो, तो वो भी एक अच्छी फीलिंग देता है, अच्छी पॉजिटिव फीलिंग देता है, हैप्पीनेस वाली। तो ऐसे छोटे छोटे से लाइफ में कई मोमेंट्स आए जिन्होंने हैप्पीनेस बाकायदा बनाई हुई है। और मुझे तो लगता है शायद अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, दिस इज ऑल्सो अ हैप्पी मोमेंट, कि कहीं ना कहीं हम मुस्कुरा रहे हैं, अच्छे से बात कर रहे हैं, ये हमारे लिए हैप्पी मोमेंट है। तो छोटी छोटी खुशियों में अब हमने खुशी ढूंढ ली है, तो वैसे ही खुश रहना सीख गए हैं, तो अच्छी खुशी आ रही है लाइफ में। मैनी मोर टू कम येट, आएंगी आप लोग के साथ से। जी जी जी। कोई सपना है अभी? सपने तो देखिए, शायद लाइफ की जिंदगी जीते जीते ना, लड़ते लड़ते शायद सपने दम तोड़ देते हैं। और अब मैं अगर आज सोचती हूँ कि मेरी लाइफ में मुझे और क्या चाहिए, तो ऐसा कुछ ड्रीम मेरा बचा नहीं है। अगर मैं कहूँ कि पैसे की बात करूँ, तो भगवान ने थैंकफुली अब ठीक ठाक अच्छा सब कुछ दे दिया है हमारे पास, कि हम अच्छी लाइफ जी सकते हैं, पीसफुल लाइफ जी सकते हैं। और घूमने की बात करूँ तो घूम भी बहुत लिया। लास्ट आप मानिए 5-6 साल में मैंने जितना घूमा है उतना मैंने अपनी शादी के 25 साल में नहीं घूमा था। तो वो घूमना भी काफ़ी हो गया, मे बी इंडिया में कहूँ या बाहर कहूँ। और अगर हम कपड़े की बात करें, ज्वेलरी की बात करें, या कहीं कोई और डेस्टिनेशन पे जाने की बात करें, तो ऐसा मतलब मुझे कोई ऐसा लगता नहीं है कि मेरी लाइफ अभी कहीं इनकम्प्लीट है, या मुझे कुछ और सोचना है कि हाँ मैं ये रह गया है, मुझे पूरा करना है। तो ऐसा मुझे कुछ इनकम्प्लीट सा तो नहीं दिखता। तो ऐसा कोई ड्रीम, अब चैन की नींद सोते हैं हम। सब अच्छा। हाँ सब अच्छा है, भगवान ने सब कुछ बहुत अच्छा दिया है और सब कुछ अच्छा दे रहा है। सब अच्छा है। और मेरा सोचना ये भी है कि अगर आप अच्छा सोचते हो तो आपके पास अच्छा आता भी है कहीं ना कहीं।
और आपकी पॉजिटिव सोच ही आपको कहीं ना कहीं आगे के रास्ते पे ले जाती है। क्योंकि लाइफ में मैंने आपको बताया, बेटा गया तो ऐसा लगा लाइफ रुक गई एक बार को, लेकिन भगवान ने फिर हिम्मत दी, क्योंकि उस टाइम पे हस्बैंड का जॉब नहीं था और फाइनेंसेस भी लग रहा था कि अगर ज़्यादा नहीं कर पाए जॉब या आगे नहीं किया तो घर कैसे चलेगा। तो समवेयर, क्योंकि बेटा जब गया तब उसका एजुकेशन लोन भी था, तो वो पूरा एजुकेशन लोन चुकाना, और बिटिया भी उस टाइम जिस जॉब में लगी ही थी उसका भी एजुकेशन लोन चल रहा था। तो मतलब सिर पे था, काफ़ी कुछ बर्डन था, जिसने शायद उठाया, हिम्मत दी कि नहीं भाई उठो, अपने जंग लड़ो और अपना कार्यभार संभालो। तो वो सब आगे धीरे धीरे करते करते आगे बढ़े, और फिर हस्बैंड भी साथ जल्दी छोड़ गए। हालांकि एक समय के बाद उनका होना ना होना बहुत मैटर नहीं कर रहा था, सच बोलूं तो, लेकिन फिर भी एक होता है ना हमारे समाज में कि हाँ जी, एक पर्सन है आपकी लाइफ में जिसके साथ आप सिक्योर फील कर सकते हो। तो वो भी साथ जल्दी छोड़ गए, 4 साल हो गए उनको गए हुए भी। तो लाइफ के छोटे छोटे से, अभी तो मतलब बेटे के जाने के बाद से मुझे कोई भी बात बड़ी नहीं लगती। अब जो सबसे बड़ा वो टाइम था ना, मैंने उसको जो जिया है, मुझे मालूम है कि उसके जाने के बाद अब मुझे कोई भी दुख ऐसा नहीं लगता जो उसको वो कर दे। एक माँ के लिए बहुत बड़ा होता है। और आप कह रहे हैं कि जो चला गया उसकी एजुकेशन का, उसके जाने के बाद अगर लोन जैसी चीज माँ चुका रही है, इससे बड़ी तो कोई उसका 7.5-8 लाख का लोन, 7.5-8 लाख का लोन था। सलूट है आपको और आपकी हिम्मत को कि मतलब बहुत शक्तिशाली महिला हो आप। जैसे कहते कि भाई आज भी मुझे आपसे मिलकर, आपसे बात करके लगा कि है झांसी की रानी भी है। थैंक यू मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, ये था हमारी अध्यापिका ज्योति जी से वार्तालाप। ये एक संघर्षशील समाज सेविका महिला, जैसे कितने अच्छे बच्चों के लिए क्या क्या कर रही है, और इस तरीके से देख के अपनी जीवन जर्नी को अभी भी मुस्कुरा रही है, इससे तो प्रेरणा मिलती है हम सबको। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू रजनी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से मैं अपनी लाइफ को दोबारा रिकॉल कर पाई, क्योंकि हमें अक्सर ये मोमेंट्स मिलते नहीं हैं जब हम अपने पास्ट के बारे में सोचें और उसको जानें और रिव्यू करें कि हमने क्या सही किया, क्या गलत किया। बट कोशिश ये करूँगी आगे कि जितना भी सपोर्ट कर पाऊँ सोसाइटी को, किसी भी तरीके से कर पाऊँ, तो आई एम ऑलवेज रेडी टू डू दैट। थैंक यू साथियों, फिर मिलेंगे आपसे कहीं किसी और जगह। धन्यवाद। की कविता का शीर्षक है यादें। ये लम्हे जो हमारी जिंदगी के अनमोल पल बन गए, वो लम्हे जो हमारे गुजरे हुए कल बन गए। काश उन लम्हों को हम फिर से जी पाते, काश वो लम्हे हमारी आंखों में हमेशा के लिए बस जाते। एक सफ़र की शुरुआत हमने साथ साथ की थी, बहुत से दोस्तों से मुलाकात की थी, जिंदगी के उन पलों को भी हमने साथ जिया था जिन पलों में खुशी और गम दोनों से मुलाकात की थी। वो लम्हे जो अब लौट के नहीं आ सकते, वो लम्हे जहां हम चाह के भी नहीं जा सकते। अजीब थे वो लम्हे जिसमें हम हंसे भी और रोए भी, अजीब थे वो लम्हे जिसमें हम कुछ पाए भी और कुछ खोए भी। इन लम्हों को याद कर बनाकर अपने साथ रख पाएंगे, इन लम्हों की दास्तां फिर कभी कुछ और दोस्तों को सुनाएंगे। धन्यवाद।